जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिसेंटली जो यूपीएससी ने मेंस का एग्जाम लिया था 2024 में, तो उसके हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसके लिए? 2025 के लिए। देखिए, अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आई थिंक मतलब अब आप लोग इंश्योर कर लीजिए कि आपका सिलेबस 50 से 60% आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तभी आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। तो जब आपको 40 से 50% अगर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ऑलरेडी न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करा है, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे अपलोडेड मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एक ओवरव्यू मतलब आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। अगर कोई 2026 में या 27 में देने की प्लानिंग कर रहा है, मतलब स्पेशली वही स्टूडेंट देंगे 2026 में या 27 में जो सेकेंड ईयर में होंगे या फर्स्ट ईयर से अभी स्टार्ट उन्होंने सोचा होगा, टारगेट रखा होगा कि एक बार अटेम्प्ट देना है। तो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको डेली करना है। जैसे ही आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आपको डेली 2 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एक जीएस के, एक ऑप्शनल भी आपको क्या करना है, साथ में लेकर के चलना होगा। तो अभी हम GS3 का डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी GS1 GS2 कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही हमारा GS3 कंप्लीट होगा, आज क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां रहने वाला है। तो GS3 कंप्लीट होने के बाद हम GS4, और GS4 के बाद जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के, एक कंपलसरी होता है जो कि 8 शेड्यूल के अंदर होता है, तो उनमें से आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, और दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का। दोनों जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के पेपर, वो 300 मार्क्स के होते हैं, जबकि आपका जितने भी जो जीएस का पेपर होता है वो होता है 250 मार्क्स का। ऑप्शनल सेम सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है 250 मार्क्स का। तो ऑप्शनल को अगर आप ऐड करोगे तो ये सीधा आपका कितने को हो जाएगा, यानी कि 500 मार्क्स का सिर्फ आपको ऑप्शनल देखने को मिलेगा। ये मेरिट पेपर्स के अंदर में आते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जब हमारा मेंस के आंसर राइटिंग हो जाएंगे, जो भी 2024 का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डेली एक प्रीलिम्स बेस के लिए MCQ चैलेंज लेके आएंगे। चैलेंज 1 2 3 डेज चलता रहेगा हमारा, जब तक प्रीलिम्स का पेपर ना आ जाए। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे एशियन हिस्ट्री है, तो एशियन हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके हिसाब से हम डेली 20-20 30-30 MCQ क्वेश्चन, या होगा तो मिक्सअप भी करना शुरू कर देंगे। तो वो आफ्टर ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है किसके रिगार्डिंग में? एक तो ये एनजीओ के रिगार्डिंग में पूछा गया है, एनजीओ, और दूसरा पूछा गया है एनवायरमेंट। मतलब देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज के टाइम पे किस तरीके से जो इन्वायरमेंटल एनजीओ होते हैं या जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो एक इन्फ्लुएंसिंग रोल प्ले करते हैं किसके लिए? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। और इसके जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में आपको बताना था कि उनका क्या रोल रहता है और कैसा रोल रहता है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ हमें क्या करना है, इसको समझाना था। कितने वर्ड में? 150 वर्ड के अंदर में इसको समझाना है। मतलब ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कुछ आंसर लिखे हैं क्वेश्चंस के लिए, कुछ पॉइंट्स हैं। ये मैं नहीं कहता कि जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा यही पॉइंट सही है, बाकी गलत होंगे, या यही एकदम करेक्ट परफेक्टली यही आंसर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे, आप उस बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा ना, हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता रहेगा। और जो बच्चे न्यू स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उनको भी क्या मिलता रहेगा, एक हेल्प मिलता रहेगा, उनको भी गाइडेंस मिलता रहेगा। या कोई और जैसे सीनियर स्टूडेंट हैं या जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, या कोई सीनियर टीचर्स अगर देख रहे हैं, तो वो भी अपना सजेशंस क्या है कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं, ताकि इससे हमारा क्या रहेगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी खासी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो देखिए, अगर बात करते हैं जो इन्वायरमेंटल एनजीओ होते हैं या जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना।
तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को शेपिंग करने के लिए, यानी कि आकार देने के लिए हमारी कंट्री के अंदर में। तो इसका कुछ आउटकम्स भी हमें देखने को मिलता है और इनके जो एफर्ट्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल कोई प्रोटेक्शंस की जा सके। आप जैसे देखिए इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे आर्टिकल 21 में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एक क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना क्या है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारा भी फंडामेंटल ड्यूटी बनता है कि हम अपने आसपास के वातावरण को क्या रखें, क्लीन रखें। तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस है उसमें वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो इसी पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट देखने को मिलेगा राइजिंग अवेयरनेस। वो क्या करते हैं, जो जागरूकता होती है लोगों के बीच में उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो जैसे हम एनजीओ की बात करते हैं, लाइक जैसे हम ग्रीन पीस इंडिया की बात करते हैं, तो इनके द्वारा हाईलाइट किया गया था इन्वायरमेंटल एंड जो सोशल इम्पैक्ट है जो भी प्रोजेक्ट जैसे जो कि इंश्योर करता है पब्लिक पार्टिसिपेशंस और डिसीजंस मेकिंग में। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, जो कि कहाँ पे चलाया गया था, केरला के अंदर में था। तो किसके लिए था कि जो डैम कंस्ट्रक्शंस किया जा रहा था 1980s में, तो उस टाइम पे जो बायोडाइवर्सिटी थी वो खत्म ना हो जाए, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसके रिगार्डिंग में इन्होंने क्या किया था, मूवमेंट्स चलाए थे, इसका क्रिटिसाइज किया था, विरोध किया था। हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलती रहेगी। तो ऊपर इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएगा, जस्ट नीचे उसी के हिंदी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि केरला में जो सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट है 1980s के दशक में एक बांध निर्माण को रोकने पर क्या किया था, फोर्स किया था, उसमें अपना रोल प्ले किया था, जिसके वजह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उनको क्या किया जा सके, प्रिजर्विंग किया जा सके, उसको सुरक्षित रखा जा सके। दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा लीगल एक्शन। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, लीगल एक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एक्टिविस्ट के द्वारा कुछ फाइल किए जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि चैलेंज करते हैं कहीं ना कहीं किसको, EIAS। EIAS का मतलब है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि गोवा फाउंडेशन जो है उनके द्वारा अपोज किया गया था जो अनरेगुलर तरीके से गोवा के अंदर में जो माइनिंग की जाती है उसको लेकर के। तो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 2012 में जजमेंट दिया था कि गोवा के अंदर में जो भी अनरेगुलेटेड तरीके से माइनिंग की जा रही है उसको क्या किया जाए, बैन लगा दिया जाए, मतलब उस पर रोक लगा दिया जाए। फिर देखिए बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टडी। तो जो इन्वायरमेंटल जो NGOs होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर के इन्वायरमेंटल असेसमेंट पे स्टडीज़ करते हैं और जो भी उसमें गैप्स होते हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स में जो गैप्स होते हैं उसको वो एक्सपोज करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसने हाईलाइट किया था जो भी सोशल और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है बड़े डैम्स बनाने की वजह से नर्मदा नदी के ऊपर। तो इसको लेकर के इन्होंने क्या करी थी, हाईलाइट जो मुद्दा था उस पर प्रकाश डाला था। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको एडवोकेसी एंड लॉबेसी। इसका मतलब क्या है, वकालत करना और पैरवी करना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो इन्वायरमेंटल NGO होते हैं या जो एक्टिविस्ट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर वो क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट से तरीके से गाइडलाइंस और बेटर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उस पर पुश लगाते हैं, जोर देते हैं, ताकि वो दबाव बनाने का काम करते हैं ताकि वो सही से काम हो सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो चेन्नई स्लिम एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट था, तो उस पर फोर्स डाला गया था कि जो अथॉरिटीज़ है वो रिकंसाइडर करे जो भी इन्वायरमेंटल अप्रूवल है उस पर। मतलब चेन्नई स्लिम एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के खिलाफ में क्या है, वहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको पर्यावरण मंजूरी पर फिर से विचार करना पड़ा था। तो ये कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेगा जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बैलेंसिंग इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज के लिए उस पर क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे, आपको अगर मेरे आंसर को स्कोरिंग भी करना है तो आप
दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।